बात है तो मामूली सी, पर चूंकि मेरे पास कहने को कुछ विशेष नहीं है और आप भी संभवतः निठल्ले ही जान पड़ रहे हैं जो मुझ जैसे लेखक को सुनने का दुर्भाग्य झेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल हालात में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब आपने कुछ ना कुछ सुनने का निश्चय कर ही लिया है और मैं भी बड़े इत्मीनान से गड़े मुर्दे उखाड़ने की तैयारी में बैठा हूं, तो फिर लाजमी है कि मैं भी आपकी शान में कुछ पेशे खिदमत कर ही डालूं। हालांकि बात तो है मामूली, पर फिर भी आपको चेताना जरूरी है ताकि आप बाद में पछतावे भरे हाथ मलकर सारा इल्जाम मुझ पर ना डाल दें। नोट: यहाँ कही गई कहानी लेखक की कोरी कल्पना है, इसमें व्यंग का लेश मात्र भी नहीं है। अतः भाषा के पंडित इसमें किसी प्रकार का साहित्य रस खोजने की चेष्टा ना करें। बात अभी कल शाम की ही है। मैं रमेश हलवाई की दुकान पर खड़ा था और चूंकि मैं एक हिंदी लेखक हूं तो जाहिर है निठल्ला ही खड़ा था। इतने में क्या देखता हूं कि 5-6 हनी सिंह सर से लाल चुनरी बांधे गाजे बाजे के साथ एक ठेला डुगराते हुए चले आ रहे थे। ठेले के बीचों बीच कोई कृशकाय वस्तु रखी हुई थी जिसके ऊपर उन नितांत भक्त प्रवृत्ति के लोगों ने एक राम नामी डाल रखी थी। ठेले के एक कोने पर एक छोटा सा लाउड स्पीकर बज रहा था जो बीच बीच में बंद होकर प्राचीन काल से सबके संबंध की पुष्टि कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आजादी के बाद लाल किले से सबसे पहला भाषण इसी स्पीकर से दिया गया हो। सो अब गुजारा भत्ते की शर्त पर सेवानिवृत्ति चाहता था। उसी स्पीकर के बगल में 10-8 फूल बिखरे हुए थे। 2 अगरबत्तियां भी जलाई गई थीं, जो लगभग अपनी आयु का पूर्ण कर चुकी थी, जो किसी भी वक्त काल के गाल में समा सकती थी। रामनामी के ऊपर एक आध सिक्के भी पड़े थे। लौंडों ने यूं तो फैशन परिस्थिति की सारी सीमाएं पार कर रखी थीं, पर शक्ल से सारे एकदम सात्विक जान पड़ते थे। ठेला जैसे जैसे समीप आता जा रहा था, मेरी व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी। अनुमान लगाया कि क्या हो सकता है, मगर दिमाग की बत्ती नहीं जल सकी। सड़क के दोनों साइड के लोग ठेले को नमन करके उस पे 2-1 सिक्के फेंकते जा रहे थे। 2-4 बुजुर्गों ने तो ठेला स्पर्श करके मन ही मन शायद कुछ मंत्र भी पढ़ा। ठेला किसी भ्रष्ट नौकरशाह की भांति गरजता हुआ मेरे सामने से होकर गुजरा। रोशनी कम हो रही थी तो मैंने उचक्कर झांकने की कोशिश की। देखता हूं तो एक लंगूर मुंह बाए पड़ा है। उसका पूरा शरीर रामनामी से ढका हुआ था, सिर्फ मुंह और दोनों मरियल से हाथ कुछ कुछ बाहर निकले हुए थे। लाइन मर ले बा। बगल वाले ने मुझ मूढ़ मनुज के ज्ञान में वृद्धि की। इतने में उस जुलूस में से एक नवयुवक ने मुझ पर एक कातर निगाह डाली, मानो मेरे आत्म अभिमान को झिंझोड़ रहा हो, जितनी की भारत की बातों से पाकिस्तान को होती है। मुझे भी ठीक उसी लेवल की ग्लानि हुई। मैंने तुरंत अपनी दोनों जेबें टटोली। दाईं तो खाली थी, पर हाँ, बाईं वाली में कुछ महसूस हुआ। मैंने सगर्व अपना हाथ बाहर निकाला। देखता हूं तो बाबा इलायची की खुली हुई पुड़िया थी। मुझे सहसा भ्रम हुआ कि प्रियंका मेरी दीन दशा पर हंस रही है। लड़के ने सीना चीर देने वाली कुटिल मुस्कान मेरी तरफ उछाली और आगे बढ़ गया। सर्वज्ञात है कि जिज्ञासा और कौतूहल के मामले में लेखक और बंदर एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। अतएव मेरे कदम खुद ब खुद उठ गए। कुछ नया खोजने की चाह में मैं अपने जात भाई की शव यात्रा में शामिल हो गया। सांझ ढल चुकी थी, करीब 5:45 बजे थे। पूरे बाजार का भ्रमण करती हुई ये शव यात्रा अब अपने मुकाम तक आ पहुंची थी। ठेले पर शव के ऊपर लाउड स्पीकर के बगल में हर जगह पैसे ही पैसे बिखरे पड़े थे। 5-10 के सिक्के और इक्का दुक्का 10 के नोट भी थे। 1-2 के सिक्कों की तो गिनती ही क्या। पैसों का पूरा अंबार लगा था, मानो किसी बनिए ने इसी ठेले पर अपनी तिजोरी खंगाल दी हो। यात्रा हॉस्पिटल गेट से होती हुई नदी की तरफ बढ़ी। अब तक दोनों अगरबत्तियां अपने पीछे सूखी तिल्लियों की विरासत छोड़कर इस नश्वर संसार से विदा ले चुकी थीं। फूल सारे कुमहल्ला कर एकाकार हुए जा रहे थे। सहसा ठेला रुक गया। जुलूस में से एक लड़के ने आगे बढ़कर घूंट मरते हुए टेप का गला घोंट दिया।
चल बे, रहने दे, इतना बहुत बा, वो आदेश के स्वर में बोला। वो शायद टोच की आशंका हुई। मैं कुछ कदम पीछे ही छिटक गया। यद्यपि हिंदी के लेखकों पर तो वैसे भी किसी की नजर नहीं पड़ती, फिर भी मैं एहतियातन बांस के ओट में सरक गया। सारे लड़के जुट आए थे। एक ने बंदर पे बिछी रामनामी हटा दी। एक अधजली काया अचानक से दृष्टिगत हो गई। झुलसे हुए बंदर को देखकर मेरा दिल ऐंठ गया। उसकी मृत्यु देह का सारा खून सूख चुका था और बाल झुलस गए थे। अचानक से लड़के ने आगे बढ़ के बड़ी बेदर्दी से शव को उठाया और घुमा के बांस के झुरमुट में उछाल दिया। चल बेटा, बियर के व्यवस्था हो गई ले, वातावरण में कह कहा गूंज गया। एक ने सरदार की पीठ पर थौल जमाई और फिर रुपयों से लदा हुआ ठेला नगर की ओर वापस मोड़ दिया। मैं बिल्कुल सन्न खड़ा था। यह भयावह दृश्य देखकर अब मेरा सर घूमने लगा। मैं अपनी बोझिल आंखों से कभी उस लौटते हुए जुलूस को देखता तो कभी उस बंदर के शव को देख रहा था। यदि आपका जीवन दूसरों के काम आ जाए तो आपका जीवन सफल है। जीवन तो नहीं, पर हाँ, इस बंदर की मृत्यु किसी के काम जरूर आ गई। आज इस लोकोक्ति का गूढ़ रहस्य मैंने जान लिया है। मैंने फिर एक चोर नजर बंदर पे डाली। हालांकि वो सिर्फ एक शव था, फिर भी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत मुझसे नहीं हुई। मुझे शायद भय था कि कहीं उसकी मौन आंखें मुझसे मानवीय पशुता का जिक्र ना कर दें। वो खुली आंखों से आकाश को देख रहा था या फिर समाज के शून्य को, पता नहीं। मेरा मन विचलित था। मैंने ज्यादा देर तक वहां खड़ा रहना उचित नहीं समझा। बोझिल कदमों से मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर पे सड़क की दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर है। मैंने बुझे मन से प्रणाम किया। मंदिर के ठीक ऊपर मोटे काले अक्षरों में गीता का श्लोक लिखा था, नैन छिदंती शत्राणी नैन दहिती पावक। ये थी कहानी बंदर की शव यात्रा, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया।